अस्सलामुअलैकुम। साइकोलॉजी क्लास में खुश आमदीद। मैं शाज़िया ग़ुलाम नबी आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें हम ऑटिज़म की सिम्टम्स देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे और ट्रीटमेंट देखेंगे। सबसे पहले ऑटिज़म के थोड़े इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं, फिर हम DSM-5 से इसके सिम्टम्स को देखेंगे। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ़ और स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के सिम्टम्स आते हैं, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी किसी एक बच्चे के अंदर उस डिफरेंट तरह की सिम्टम्स का आ जाना, उसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दरअसल एक न्यूरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी इनकी कुछ स्किल्स होती हैं जो कि आम नॉर्मल बच्चों जैसी डेवलप नहीं हो पाती। जैसे कि 3 मेजर एरियाज़ में डिसफंक्शनिंग होती है ऐसे बच्चों की: कम्युनिकेशन और लैंग्वेज में, सोशल इंटरेक्शन में और बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं इनमें। और 6 मंथ से ही, यानी जब बच्चा 6 मंथ का होता है तब से ही पेरेंट को फ़ील होना शुरू होता है कि कुछ इनमें डिफरेंट है दूसरे बच्चों जैसा। जैसे कि वो सोशली तौर पर इंटरेक्ट नहीं करते। जैसे कि 6 माह के बच्चे को अगर बुलाया जाए तो वो आगे से रिस्पॉन्ड करता है, स्माइल करता है या कुछ इस तरह देखता है, आई कांटेक्ट करता है। लेकिन ऑटिज़म वाला बच्चा बिल्कुल भी सोशली इंटरेक्ट नहीं होगा, अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं होगा, किसी और के साथ भी नहीं होगा, उन्हें स्माइल पेश नहीं करेगा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा। और ये लड़कियों की निस्बत लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अभी हम नेक्स्ट DSM से इसको डिटेल्ड में इसकी सिम्टम्स देखते हैं कि DSM क्या कहता है, उसका क्राइटेरिया किस तरह से मीट करवाना होता है किसी बच्चे को डायग्नोज करने के लिए ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ए है, उन्होंने कहा है कि यही सोशल कम्युनिकेशन में इनको प्रॉब्लम होगी और सोशली तौर पर इंटरेक्ट करने में इनको प्रॉब्लम होगी। अब उन्होंने कहा कि ये नीचे जो 3 नंबर्स दिए गए हैं ये बेहतर तौर पर ये इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर 1 क्या है, वो कह रहे हैं कि ये इमोशनली तौर पर, सोशल या इमोशनली तौर पर भी ये दूसरों को रिस्पॉन्ड नहीं करते। जैसे कि इनके सामने अगर इनकी मामा को या पापा को कोई चोट भी लग जाए ना, उनका खून भी बह जाए, तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते, देखते तक नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं, और बस अपने काम में लगे रहेंगे। और उन्होंने कहा है कि आगे एबनॉर्मल सोशल अप्रोच होती है, फेलियर फॉर नॉर्मल बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन। यानी ये बिल्कुल अगर इनको कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ये क्या है, ये बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, उस बात का आंसर नहीं करेंगे। और अपने इमोशंस भी शेयर नहीं करते और इस तरह दूसरों के इमोशंस को भी नहीं समझते। सेकेंड, उन्होंने कहा है कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं करते। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हम अपने हैंड को मूवमेंट कर रहे हैं, या हमारे फेशियल एक्सप्रेशन भी कुछ होते हैं, जिस तरह की हम बात कर रहे होते हैं हमारे उसी तरह के फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, या हम उसी तरह से हैंड मूवमेंट कर रहे होते हैं, और बच्चे भी इसी तरह करते हैं। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ये बिल्कुल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करते, ये फ्लैट बोलते हैं, ना इनके एक्सप्रेशन में कोई चेंज आता है, फेशियल एक्सप्रेशन में, ना जेस्चर में कोई चेंज आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इनकी बिल्कुल नहीं होती। और ये आई कांटेक्ट भी नहीं करते, आई कांटेक्ट कर बात नहीं करते, इधर उधर देखते रहेंगे। अगर इनसे बात भी करें तो बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे। थर्ड, उन्होंने कहा है कि ये सोशली तौर पर भी इंटरेक्ट नहीं होते, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते, यानी फ्रेंड्स नहीं बनाते, अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते, दूसरों की चीज़ें नहीं यूज़ करते और दूसरों के साथ खेलना पसंद नहीं करते। इस तरह की ये सोशली तौर पर या फ्रेंडशिप के मामले में बिल्कुल नील होते हैं। पॉइंट ए जो था उसमें 2 एरियाज़ कवर हो गए, कम्युनिकेशन वाला और सोशली तौर पर इंटरेक्शन वाला। अब बी है, बी में उन्होंने कहा बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं। बिहेवियरल इशूज़ में उन्होंने यही कहा कि रिपीटेड बिहेवियर्स होते हैं, रिपीटेड इंटरेस्ट होते हैं, किसी कोई चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। कोई एक बिहेवियर अगर ये शो कर रहे हैं, जैसे हाथ को अगर ये फ्लैपिंग कर रहे हैं हाथ के साथ, तो उसी तरह काफ़ी देर उसी तरह करते रहेंगे। नंबर 1 में उन्होंने कहा कि स्टीरियोटाइप और रिपीटेड मोटर बिहेवियर्स होते हैं। यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीच, यानी स्पीच में भी अगर ये कोई एक लफ्ज़ बोल रहे हैं तो उसी लफ्ज़ को रिपीट करते रहेंगे। अगर कि किसी टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं तो उस टॉयज़ को जिस तरह खेल रहे हैं उसी को रिपीट करते रहेंगे। जैसे अगर ये किसी
इनके पास अगर कोई गाड़ी है और उसके टायर्स को ये घुमा रहे हैं तो उसी तरह उसको काफ़ी देर घुमाते रहेंगे। इकोलेलिया भी इनमें आता है। इकोलेलिया आता है कि अगर इनको कोई बात कहे तो वो फ़ौरन वही बात को रिपीट करते हैं, यानी आप आगे से उसका आंसर करने की बजाय उसी बात को रिपीट करना, उसको इकोलेलिया कहते हैं और ये भी इनमें पाया जाता है। सेकंड, वो कह रहे हैं कि ये चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी पसंद नहीं करते, हर चीज़ को सेम रखते हैं, अपनी रूटीन, डेली रूटीन को उसी तरह सेम रूटीन के साथ चल, यानी एक दिन की रूटीन है तो उसी पूरे दिन की वही रूटीन ये रखेंगे। अगर ज़रा सा भी चेंज हो जाए तो फ़ौरन शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि हमारी रूटीन में चेंज क्यों आया है। या अगर इनका रूम जो है, अगर उस रूम में कोई चीज़ भी इधर से उधर हो जाए, यानी कोई खिलौना है अगर वो टेबल की बजाय बेड पर रखा गया तब भी ये शोर मचाएंगे कि ये यहाँ क्यों रखा है, ये यहीं होना चाहिए। अगर ये कोई खाना खाते हैं तो सेम वही खाना ही खाते हैं, वही चीज़ खाते हैं, कोई और चीज़ खाना पसंद नहीं करते। अगर ये किसी एक रूट से स्कूल जाते हैं तो उसी रूट से ही स्कूल जाएंगे। अगर रूट चेंज कर दिया जाए तब भी इनको प्रॉब्लम होती है। किसी भी चेंज, यानी किसी भी चीज़ में चेंज एक्सेप्ट नहीं करते। या ये भी होता है कि अगर इनके घर में लाउडनेस कम होती है या अगर ये किसी शोर वाली जगह पर चले जाएं तो वहाँ भी ये शोर मचाना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ आवाज़ ज़्यादा क्यों है। अगर ये एक तरह की खुशबू पसंद करते हैं, अगर कोई और स्मेल आ जाए कहीं से तो तब भी ये बहुत हंगामा करते हैं कि ये स्मेल क्यों आई है, यानी अपने एक बिहेवियर को रिपीट करते हैं, चेंज एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करते। रिजिड थिंकिंग पैटर्न होता है, सेम रूटीन सेम डे के साथ वही चीज़ें चलती हैं। थर्ड में वो कहते हैं कि ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड फिक्स्ड इंटरेस्ट, दे आर एबनॉर्मल टू इंटेंसिटी टू फोकस, यानी ये किसी एक चीज़ के साथ अगर अटैच हो गई हैं, अगर वो चीज़ गुम हो जाए या कहीं खो जाए तो ये बहुत शोर मचाते हैं कि वो चीज़ कहाँ गई, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट जिसकी कोई अहमियत भी नहीं होती, ये उसके साथ अटैच हो गए हैं तो उसको अपने पास रखते हैं। सोना हो, कहीं जाना हो, वॉशरूम जाना हो, हर जगह उसे अपने पास रखते हैं। फोर्थ में वो कहते हैं कि बच्चे में हाइपर एक्टिविटी भी होती है ऑटिज़म के बच्चे में, और इनको जो पेन और वगैरह होता है ये कम ही फील होता है। बाज़ दफ़ा ये ख़ुद को नुकसान भी पहुंचाते हैं, यानी अपनी बॉडी पर कट्स वगैरह भी लगाते हैं, बाइट वगैरह कर देते हैं और इस तरह की बिहेवियर्स शो करते हैं। लेकिन ये स्वेयर किस्म का जिसे ऑटिज़म हो वो बच्चे करते हैं। आगे हम इनके लेवल्स को भी देखेंगे, डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ ये डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट सी है। सी में उन्होंने कहा है कि जो इसकी सिम्टम्स हैं वो अर्ली डेवलपमेंट में पीरियड में शो हो जानी चाहिए। जैसे 6 मंथ का बच्चा, 6 मंथ से इनकी सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। 6 मंथ का बच्चा सोशली तौर पर इंटरेक्ट नहीं करेगा। अगर उनके पेरेंट्स से हिस्ट्री ली जाए तो वो कहेंगे हाँ ये उस तरह का इंटरेक्शन नहीं दे रहा था हमें। अगर तब शो नहीं हो रही तो बाद में फिर जब ये सोसाइटी में मूव करते हैं तब ज़रूर इनकी जो सिम्टम्स है वो सामने आ जाती हैं। नेक्स्ट डी है। डी में उन्होंने कहा है कि जो इनकी सिम्टम्स हैं वो इनके सोशल, ऑक्यूपेशनल और जो अदर इम्पोर्टेंट एरियाज़ और फंक्शनिंग है उनमें डिस्टर्बेंस कर रही हों। ई है। ई में उन्होंने कहा कि इनकी जो सिम्टम्स हैं वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है डिसऑर्डर वो बेहतर तौर पर एक्सप्लेन ना कर सकता हो। ऐसा नहीं है कि इस तरह के बच्चों में हम कह सकते हैं कि ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल है। इंटेलेक्चुअली डिसेबल नहीं होते, बल्कि बाज़ ऑटिज़म के बच्चे बहुत शार्प भी होते हैं। वो उनकी कोई एक स्किल बहुत अच्छी होती है। जैसे कुछ बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, कुछ बच्चे पेंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं ऑटिज़म के, कुछ बच्चों में कुछ महसूस स्किल होती है, कुछ आर्ट करने की, इस तरह की महसूस सलाहियत इनमें किसी ना किसी बच्चे में कोई ना कोई एक चीज़ गॉड गिफ्टेड ज़रूर होती है। इंटेलेक्चुअली तौर पर ये डिसेबल नहीं होते और ना ही इनकी जो सिम्टम्स हैं वो इस डिसऑर्डर को बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर सकती हैं, यानी कोई और डिसऑर्डर इनको बेहतर तौर पर एक्सप्लेन ना कर सकता हो। अब ये जो डिसऑर्डर होता है ये इसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। इनके 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 के जो बच्चे होते हैं वो उनमें जो ये बिहेवियर्स हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या लैंग्वेज स्किल्स हैं उनमें थोड़ी सी, जैसे कि आम नॉर्मल बच्चों की तरह वो कम्युनिकेट कर लेते हैं 1 सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में, लेकिन सोशली तौर पर वो फिर कम्युनिकेशन नहीं होती। जैसे अपने पेरेंट्स में, घर में अपने पेरेंट्स के साथ बात कर लेते हैं लेकिन बाहर किसी और के साथ बात नहीं करते, या सिंपल वर्ड्स बोल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स उनसे नहीं बोले जाते। इसी तरह इनकी इंटेंसिटी फिर बढ़ती
जाती है। लेवल 2 में ये अगर लेवल 1 में एक सेंटेंस बोल रहे हैं तो लेवल 2 में क्या होगा कि ये आधा सेंटेंस बोल लेते होंगे। और लेवल 3 में क्या है, ये बिल्कुल नहीं बोलते, ना पेरेंट्स के साथ बोलते हैं ना बाहर वालों के साथ बोलते हैं, यानी कुछ भी लैंग्वेज इन्हें आती नहीं, या सोशली तौर पर भी ये बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहे। इसी तरह बिहेवियरल इश्यूज़ में भी इनके लेवल्स होते हैं। घर में अगर ये कुछ बिहेवियर हैं जो शो करते हैं तो जैसे सोसाइटी में निकल कर अपने उस बिहेवियर को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, वो शो नहीं करते। तो अगर हाई इंटेंसिटी का है यानी लेवल 3 का है ऑटिज़म का बच्चा, तो उनका बिहेवियर उसी तरह ज़्यादा रिजिड बिहेवियर होगा। तो इस तरह इंटेंसिटी के हिसाब से उनको डायग्नोस किया जाता है और फिर उस तरह ट्रीटमेंट भी उसी इंटेंसिटी के साथ उनका ट्रीटमेंट किया जाता है कि आप अगर ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का बच्चा है लेकिन किस लेवल का है, ज़्यादा सीवियर तो नहीं है या लाइट तो नहीं है। अगर लाइट सा है तो कम टाइम लगेगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर ज़्यादा इंटेंसिटी है, ज़्यादा रिजिड बिहेवियर्स हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा सेशंस चलेंगे। तो इस तरह इनके डायग्नोस के लिए इंटेंसिटी भी देखी जाती है। नेक्स्ट इसके कॉजेज़ की तरफ आ जाते हैं। इसके कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं मालूम कि इसकी वजह से ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं इसके, जैसे कि ब्रेन की एबनॉर्मेलिटी होती है कि ड्यूरिंग बर्थ या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इन्फेक्शन हो जाए फीटल को, तो ऑटिज़म हो सकता है। या मदर की एज अगर 40 से ज़्यादा है तो ऑटिज़म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा जेनेटिक कॉज भी होते हैं, जैसे अगर फैमिली में किसी मेंबर को है तो वहाँ से ऑटिज़म जीन्स के थ्रू मुंतकिल हो सकता है। या एनवायरमेंटल कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे मदर का कोई एक्सपोजर हो गया हो किसी तेज़ाबी माहौल के साथ। या ये भी कहा जाता है कि जो फ्रीजाइल एक्स सिंड्रोम है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तब भी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। तो इस तरह कोई भी कॉज बन सकता है ऑटिज़म के लिए। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अब ये न्यूरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये मुकम्मल तौर पर हम नहीं कह सकते कि कोई ऑटिज़म का बच्चा मुकम्मल तौर पर नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ये डिसऑर्डर मैनेज किया जाता है एजुकेशनल प्रोग्राम के ज़रिए और बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए। ये डिसऑर्डर मैनेज किया जाता है, यानी एक बच्चा है जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, रिपीटेड बिहेवियर है, तो इस तरह बिहेवियरल थेरेपी से उसके इस बिहेवियर को ठीक किया जाता है। बाकायदा सेशंस किए जाते हैं, लॉन्ग अरसे तक इनके सेशंस चलते हैं, लॉन्ग अरसे तक थेरेपीज़ चलती हैं, और साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ पेरेंट्स भी इनकी थेरेपी घर में करते हैं, क्योंकि जो 1 घंटे में एक साइकोलॉजिस्ट सिखाता है वही पेरेंट्स को सिखाई जाती हैं कि अब आपने घर में इसको किस तरह ट्रीट करना है। तो पेरेंट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ पेरेंट्स भी उसको घर में रिपीट करते हैं जब उन चीज़ों को, तो बेहतर रिज़ल्ट होते हैं, ज़्यादा अच्छे से मैनेज होता है ये डिसऑर्डर। और इस तरह बच्चों की जो रिजिड बिहेवियर्स होते हैं उनको किसी हद तक थेरेपी के ज़रिए मैनेज कर लिया जाता है, ताकि वो भी अपनी लाइफ बेहतर तरीके से गुजार सकें, सोशली तौर पर बैठ सकें, सोशल इंटरेक्ट कर सकें, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकें। ये होता है ना कि नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो टाइम के साथ साथ सीखते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, लेकिन ये बच्चे होते हैं ये ग्रो नहीं करते, ये वही इनको हर चीज़ सिखाना पड़ती है कि अब आपने इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना। तो इस तरह थेरेपीज़ के ज़रिए इस डिसऑर्डर को मैनेज किया जाता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन। आई विल बी कम इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।